नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार श्री तलपी सिंह जी। हम लोग करते हैं बातचीत की शुरुआत। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, बिल्कुल धन्यवाद आपको। क्या हो रहा है बताएँ? सर ये ट्रंप ने भाषण दिया सर सवेरे-सवेरे, हमारे सवेरे उनके शाम को। तो हाँ। यहाँ के लोग ठीक से उठ नहीं पाए, वहाँ के लोग ठीक से सो नहीं पाएँगे सर, बात वहीं की वहीं। नहीं, नहीं, उससे तुरंत 5% तेल के दाम बढ़ गए और सब दुनिया भर का नुकसान होना शुरू हो गया उससे, तो वो तो अस्पष्ट है। चूँकि ट्रंप जो है खुद में अस्पष्ट है, तो वो 2-3 हफ्ते में वही जो बातें उन्होंने पहले कही थी, उसमें सिर्फ एक सेम। लाइन और जोड़ दी कि साहब 2 हफ्ते में स्टोन एज में पहुँचा देंगे जहाँ के वो पात्र हैं। इस तरह की एक आप कह सकते हैं कि युद्धोन्मत्त भाषा और गुंडागर्दी की भाषा। एक्चुअली अमेरिका के संदर्भ में तो इसको गुंडागर्दी ही कहना चाहिए। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, खुला अपराध है, लेकिन अब चूँकि वही माइट इज़ राइट वाला दौर चल रहा है और अमेरिका बहुत ताकतवर देश है। हमारे देश में नेतृत्व इस तरह का आ गया है जिसकी अमेरिका के सामने मुँह खोलने की हिम्मत नहीं है और वो दरअसल उनसे माड़वाली करने वाली स्टाइल में है, जैसा ब्रिटिश राज में बहुत सारे हमारे लोग दलाली करते थे ब्रिटिश सरकार की। उस तरह का कुछ माहौल है। उसी तरह की सोच समझ भी है। तो इसलिए भारत जैसे देश की आवाज़ न होना दुनिया के मंच पर इतनी बड़ी परिघटना पर, ये एक शर्मनाक स्थिति है। और जब आवाज़ निकली तो वो 135 देशों के साथ थे जो डराए धमकाए खरीदे हुए देश थे और जो अमेरिका की झोली में रहते हैं, जिनके ज़रिए एक प्रस्ताव पास ईरान की जिसकी पिटाई कर रहे हो आप आके, उसी की निंदा भी कर रहे हो कि ठीक से पिट क्यों नहीं रहा है, रो क्यों रहा है या ढेला क्यों फेंक रहा है। ये कहाँ की दुनिया बना ली है, क्या बना लिया है इन लोगों ने, मतलब कमाल है। तो खैर इस पर दुनिया तो सारी की दुनिया भर का रिएक्शन आर्थिक रूप से तो जो मैंने बताया आपको कि 5% मार्केट में तेल के दाम बढ़ गए और जाहिर है शेयर मार्केट वगैरह पर भी निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। जो सप्लाई चेन है और 15-20 दिन, अभी ये कितने दिन क्या खींचते हैं, उतने दिन के लिए दुनिया फिर उसी अनिश्चितता में, उसी तरह से तेल की आवाजाही बंद, उसी तरह से लोगों निर्दोष लोगों के मारे जाने की खबरें, उसी तरह से जायदाद के नुकसान होने की खबरें और सारी दुनिया में आप कहें कि एक ऑर्डर की अपेक्षा लेकिन डिसऑर्डर में जीने की मजबूरी, ये हमारे दौर का सच है। और ये सच जो है वो इसमें कोई बदलाव अभी अगले 2 हफ्तों में होने की संभावना नहीं है। लेकिन इससे एक चीज़ समझ में आ गई कि अल्टीमेटली वो वहाँ से फेस सेव करके भागना ही चाहते हैं। बात सारी वही है जो पिछले 2 हफ्तों से वो कर रहे हैं। 15वें दिन के बाद वो हाँफने लगे थे और वो समझ गए थे कि इस युद्ध में वो जो भी निष्कर्ष निकालने आए थे, वो निष्कर्ष निकल नहीं सकते, बल्कि वो कुछ नए निष्कर्षों में और फँस गए हैं। और उनके जो डराए हुए देश हैं, खाड़ी के जो उनके साथ समझौते में हैं, उसमें तमाम नेता, जैसे यूरोप के तो तमाम नेता बड़े साहस के साथ सामने आ गए हैं। एकदम सारा यूरोप एक तरह से खड़ा हो गया है। उनके साथ इस समय पता नहीं कौन है, दिखाई तो कोई बड़ा आदमी दे नहीं रहा है, ना फ्रांस, ना इंग्लैंड, ना जर्मनी, स्पेन जैसा देश खड़ा है, इटली खड़ा है, सब उनके खिलाफ ही है और सब मतलब न्यायिक बात करना चाह रहे हैं। और एक और इससे डेवलपमेंट हुआ कि ब्रेक्सिट में जो इंग्लैंड अलग हो गया था यूरोप से, अभी कल के भाषण में स्टारमर ने कहा है कि वो ब्रेक्सिट हमने करके गलती की थी और हमें यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहिए। तो ये आप कह सकते हैं कि जो अमेरिका की नीतियां हैं, अमेरिका के लिए ही वो अलग हुए थे। अमेरिका से रिश्ते बनाए रखने के लिए इंग्लैंड अलग हुआ था उससे, ये पूरे यूरोप से अलग गया था। अब वो यूरोप में टीम में आना चाह रहा है, तो ये उनके खिलाफ है। दूसरे जो बचा हुआ ये खाड़ी के देश हैं, इसमें कतर के विदेश मंत्री के कई भाषण ऐसे हैं जिसमें वो लगभग ये कह रहे हैं कि साहब अमेरिकी सेना जो है वो हमारे इलाके को खाली कर दे। साफ नहीं कह रहे हैं, कम हुई है वहां से, संख्या भी कम हुई, कुछ लोग हटे हैं। और इराक से तो लगभग खाली हो गया है। बहरीन वगैरह बोल नहीं पा रहे हैं, बोलेंगे आज नहीं तो कल। तो एक नया परिदृश्य हमारे सामने उभरेगा जिसमें हो सकता है कि मतलब हो सकता नहीं, ये तो तय है कि अमेरिका की जो सामर्थ्य इस युद्ध को शुरू करने से पहले यूरोप में, एशिया में और खाड़ी में थी, उससे कम हो जाएगी। यूरोप की अमेरिकी कंपनियों के लिए जो सुविधा, जो वातावरण, जो माहौल था इन जगहों में, उसमें बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां, अमेजन और अन्य, उनके चूंकि कई चीजें नष्ट की गई हैं,
इस युद्ध में नष्ट हुई हैं टारगेटेड उसमें, वो यहाँ की जगह विकल्प सोचेंगी कि हम कहीं ऐसी जगह जाएं, ये सुरक्षित जगह नहीं है। उनको दिमाग में आ जाएगा कि यह सुरक्षित जगह है, तो वो यहाँ से उनके जो भी इन्वेस्टमेंट है मिट्टी में मिल जाएंगे और नई जगहों पे जाना उनको पड़ेगा। और तीसरे ये होर्मुज वाला मामला है ही है, जिसमें अब हो सकता है कि ईरान और ओमान, जिनकी वहां से सीमा लगती है, वो दोनों ही उसका बंटवारा कर ले आपस में और एक टोल टैक्स दुनिया को एक्स्ट्रा देना पड़े वहां। एक ये डेवलपमेंट होगा। सऊदी अरब कमजोर हो रहा होगा तो वो भी अब वाया चीन कुछ नया रिश्ता बनाने की कोशिश करेगा। एक समय चीन ने उसको और ईरान को साथ बैठा के कुछ ठंडक आपस में रिश्तों में पैदा की भी थी। अमेरिका ने फिलहाल उसको बिगाड़ने की इस बार युद्ध से कोशिश की है। और यहाँ की सब जनता जो है इन सारे खित्तों की, उसमें तो 70% से ज्यादा लोग एक तरफ सोचने वाले दिख रहे हैं, जो पक्ष ईरान का है। तो अमेरिका का दो मामला है। अमेरिका के एक तो आर्थिक हित संरक्षित नहीं हो रहे हैं और खतरे में पड़ गए, कम हो जाएंगे। उसकी जो सामाजिक ताकत है वो कमजोर होगी, सामरिक ताकत चैलेंज हो गई। सबसे खराब ये हुआ कि ये सिद्ध हो गया कि भाई ये अजेय नहीं है। ईरान जैसा देश अपनी पे आ जाए और तैयारी कर ले तो अमेरिका और इजराइल दोनों पहलवानों को अकेले बेचारा मुकाबला कर रहा है। और भले ही ठीक है, उसकी ज्यादा पिटाई हुई, उसके ज्यादा लोग मारे गए, उसके ज्यादा निर्दोष लोग बहुत से मारे गए, ज्यादा बिल्डिंगें उसकी टूटी, ज्यादा उसके साधनों पे हमला हुआ, लेकिन उसने भी जितना वो कर सकता था उससे बहुत ज्यादा करके दिखाया। उसने हर अमेरिकी अड्डे को चारों तरफ जितने थे, हर स्पॉट पे हमला किया। इनके दोनों बड़े जहाजों को पीछे भागना पड़ा। नए जहाज नई चीजें लाए हैं, नई योजनाएं लाए हैं, अभी कुछ फलीभूत होती नजर नहीं आ रही हैं। और इजराइल की ताकत में भी भारी कमी हुई है। इजराइल को कई और मोर्चों पे लड़ना पड़ा। लेबनान में वो घुस गया है, वो लगातार के लिए उसके लिए नासूर है। वरना उसने हमास को ठंडा कर लिया था, 2-3 साल उसके लिए शांति होती। परमानेंट शांति तो होगी नहीं जब तक इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या का नैतिक समाधान नहीं होगा। दोनों को वहां पे अगर देश के तौर पर जो दुनिया में मान्यता है उस मान्यता का पालन नहीं होगा तो वहां कभी शांति नहीं हो सकती। चाहे इजराइल कितना ही महाबली हो जाए और चाहे उस पर कितना ही अमेरिका का समर्थन हो, लेकिन वहां एक तनाव की स्थिति, आतंक की स्थिति, हिंसा की स्थिति ये बनी रहेगी। और हमेशा उसको एक पुलिस स्टेट में रहना पड़ेगा, जो वो रह रहा है। ये कोई अच्छी स्थिति किसी देश के लिए, किसी देश के नागरिकों के लिए तो नहीं होती। देश के नेताओं के लिए भले अच्छी स्थिति होती हो, व्यापारियों के लिए अच्छी स्थिति होती हो, लेकिन देश की जनता के लिए कभी कोई स्थिति ऐसी अच्छी नहीं होती कि अगर वहां हर समय जो है तनाव हो, डर हो, खतरा हो और हर समय आपको विजिलेंट रहना पड़े। ये कोई अच्छी स्थिति तो नहीं होती। तो ये स्थिति वहां बनी है। तो ये कुल मिला जुला के जो परिदृश्य है वो रोचक नहीं है। कुल परिदृश्य जो हमारे सामने है वो खतरनाक है और गलत है। अब नैतिक रूप से, अन्य रूपों से आप देखें कि दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस है, वो इस युद्ध के बारे में क्या कह रहे हैं। आज सुबह मैं थोड़ा सा इस पे अध्ययन कर रहा था। एक बहुत प्रसिद्ध जो है कानून विशेषज्ञ है, मैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर इसको देखने की कोशिश कर रहा था कि इसकी क्या स्थिति है। उनका कहना है कि हम साफ कह सकते हैं कि हम विदेशी हस्तक्षेप को बड़े निर्दयी रूप में देख रहे हैं। ये भाषा अंग्रेजी में तो जाहिर है उनकी भाषा दूसरी होगी, शायद लैटिन है, तो ये तो 3 बार ट्रांसलेट होके मेरे पास आया है। और कहा उन्होंने युद्ध शायद ईरान को एक हद तक कमजोर कर दे, लेकिन इसकी जो कीमत है नैतिकता, कानून और मासूम खून की, वो बहुत भारी है मानवता पर, और मानवता के पास इसके उत्तर नहीं है। ये कानूनविद कह रहे हैं, इमोशनल हो गए कहते हुए। एक और मैं आपको बताऊं कि वो वेनेजुएला वाला उन्होंने, चूंकि ट्रंप ने अपने भाषण में अपनी वीरता के तौर पे दिखाया था, लेकिन इसको जो दुनिया के देख रही है वो कैसे देख रही है। एक स्कॉलर है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं दुनिया के, स्काइलर थॉमसन। उन्होंने लिखा कि बच्चे स्कूल में मारे जा रहे हैं, पुरुष चेक पोस्ट पे मर रहे हैं, महिलाएं ब्रेड की लाइन में लगी हुई हैं और वहां बम गिर रहे हैं, वहां मारी जा रही हैं। ये दुनिया में किसको ये अच्छा लग सकता है? किसी इंसान को अच्छा ये कैसे लग सकता है? ये ह्यूमन राइट्स में वो कह रहे हैं। और नागरिकों की लिस्ट वगैरह है, इनके पुरानी हिस्ट्री है कि कहाँ कहाँ इन्होंने किया। अच्छा, एक और है, अटलांटिक काउंसिल में अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के लगभग अधिकांश वकीलों से सहमत हूं
कि इनके इस हमले का कोई कानूनी औचित्य नहीं दिया जा सकता, ये सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। तो नैतिक और कानूनी रूप से अमेरिका और इजराइल को दुनिया दोषी ठहरा रही है। खुद उनके नागरिकों ने उनको दोषी माना है और उनके नागरिकों में आज ही सीएनएन में आया है कि उनके प्रति असहमति का जो रेशियो है वो अमेरिका के किसी राष्ट्रपति के प्रति किसी युद्ध में कभी असहमति का इतना प्रतिशत नहीं रहा, शायद 76% चला गया है।